किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते हैं ना कि जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। जय हिंद साथियों। तो हम मुगल का वंश के बारे में पढ़ रहे थे। बाबर को पढ़ लिए, उसके बाद हुमायूं को पढ़ें, फिर हुमायूं के बाद सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया। अब सूर्यवंश के बाद फिर हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में अकबर। अगले शासक को पढ़ेंगे अकबर को। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। तो साथियों, अपने संघर्ष को लगातार जारी रखना और मेहनत करते रहना, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। अगर एक भी जॉब लेनी है या जीवन में कुछ भी करना है तो आपको संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी से करना पड़ेगा और मेहनत के साथ अच्छा इंसान बन के भी रहना। अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो साथियों, हम अकबर के बारे में जानेंगे। जैसे हुमायूं का जो निर्वासन काल था, उस निर्वासन काल के दौरान 3 वर्ष सिंध और राजस्थान के इलाके में रहे। वहीं अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म किसके गर्भ से हुआ? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ, जो अकबर मुगल सम्राट के रूप में जाने गए। सबसे अनपढ़ शासक के रूप में भी अकबर को जाना जाता है। तो साथियों, अकबर को पढ़ेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। अब देखिए, अकबर के जो पिता थे हुमायूं थे। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। और इनकी माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम इनकी माता थी। अब बचपन का नाम क्या था अकबर का? जलाल। बचपन का नाम क्या था? जलाल। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर, कहाँ पर? कालानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ। किसका? अकबर का। 14 फरवरी 1556 को 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खां को बनाया गया अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 तक। अकबर का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा बैरम खां। तो साथियों, हम देखेंगे कि इस्लाम शाह जो शासक था, इस्लाम शाह सूर्यवंश के शासक था। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो हेमराज ने क्या किया और इसका प्रधान सेनापति बन गया। किसका? आदिल शाह का प्रधान सेनापति कौन बना? तो हेमू क्या बना? इसका प्रधान सेनापति बना आदिल शाह का। ठीक। तो साथियों, देखेंगे, देखो हेमू ने क्या किया। हेमू आदिल शाह का सेनापति था। किसका सेनापति था? आदिल शाह का सेनापति। और जो हेमू ने क्या किया, इसको मुगल गवर्नर तर्दी बेग खां को दिल्ली से भगा दिया, पराजित करके दिल्ली से तो सरहिंद में जो बैरम खां था, इसने क्या किया? तर्दी बेग खां को मौत के घाट उतार दिया। और बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक। किसका संरक्षक था? अकबर का। पहले क्या हुआ? हेमू जो आदिल शाह का सेनापति था, आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू। इसने दिल्ली के गवर्नर तर्दी बेग खां को पराजित करके सरहिंद भगा दिया। सरहिंद में बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, उसने तर्दी बेग खां को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि तर्दी बेग खां जो था वो किसकी बड़ाई कर रहा था? अपने सुल्तान आदिल शाह के। वो बहुत वीर शासक है, तो वो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां, उसने इसको मौत के घाट उतार दिया।
अब पानीपत का द्वितीय जब युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जो अफगान बादशाह आदिल शाह थे। आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ, क्योंकि आदिल शाह का सेनापति हेमू लड़ने आया। तो अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध, तो इसने क्या किया, हेमू पहले जीत रहा था और अकबर की सेना हार रही थी, लेकिन एक तीर हेमू की आंख में लग गया और इस वजह से अकबर की विजय हुई। दिल्ली और आगरा पर किसका कब्जा हो गया? अकबर का कब्जा हो गया। दिल्ली और आगरा पे अकबर का कब्जा हो गया। फिर बैरम खां क्या हुआ? बैरम खां को 1561 में इसमें क्या हुआ कि 1560 तक संरक्षक था अकबर का, और इसके बाद ये मक्का जाते समय, मक्का से पाटन नामक स्थान पर मक्का जाते समय रास्ते में व्यक्तिगत दुश्मनी होने के कारण, कौन जा रहा था वहां? जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। वो मक्का जाते समय 1561 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगान मुबारक खां, एक लोहानी अफगान मुबारक खां ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हत्या कर दी। व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण बैरम खां की हत्या कर दी। तो साथियों देखेंगे इसके बाद 1560 से 1564 तक के बीच में पर्दा शासन बोलते हैं, इसे पेटीकोट शासन भी बोलते हैं, क्योंकि महिलाओं का वर्चस्व था। तो महिलाओं के वर्चस्व में क्या था? 1560 से 1564 के दौरान अकबर के शासन पर उनके हरम दल की स्त्रियों का काफी वर्चस्व था। धाय मां माहम अनगा और उनके पुत्र आदम खां का काफी वर्चस्व रहा। क्या? काफी वर्चस्व रहा। तो इस समय को 1560 से 1564 तक पर्दा शासन बोलते हैं। कौन सा शासन? पर्दा शासन बोलते हैं। तो इसमें क्या है? हरम दल की स्त्रियां थी धाय मां माहम अनगा और माहम अनगा के एक पुत्र, माहम अनगा के पुत्र कौन थे? वो आदम खां का काफी प्रभाव रहा। 4 वर्ष तक इनका काफी प्रभाव रहा। इस शासन को हम पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों इसमें हुआ क्या कि जब आदम खां ने युद्ध जीता 1561 में मालवा के युद्ध में, आदम खां ने 1561 में मालवा के युद्ध में आदम खां ने काफी धन लूटा और अकबर को बताया नहीं। ठीक बाद में अकबर को पता लगी तो आदम खां को मौत की सजा दे दी। जब मौत की सजा दी तो इसी पुत्र वियोग में जो माहम अनगा थी इसकी भी मृत्यु हो जाती पुत्र शोक में। तो उस समय 1564 में पूर्णतः पर्दा शासन समाप्त हो जाता, पूर्ण तरह इसका वर्चस्व खत्म हो जाता है, क्योंकि ये धन तो काफी हिस्सा लूटता लेकिन अकबर को नहीं बताता। तो अकबर ने इसे आदम खां को मौत की सजा दे दी। तो धाय मां माहम अनगा जो थी इसकी माँ, वो भी उसी सदमे में उसकी मृत्यु हो जाती। तो 1564 में पर्दा शासन पूरी तरह समाप्त हो जाता। तो साथियों आगे देखेंगे हम मालवा विजय, गुजरात के साइड का क्षेत्र है मालवा विजय 1561 और 62 के बीच। यहाँ का शासक कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा का शासक था। इसको पराजित करके मालवा को इसमें मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसमें मिला लिया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में मिला लिया तो अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा मालवा भी हो गया। 1562 ईस्वी में इसने चुनार का किला जो अफगानों को पराजित कर कब्जा कर लिया। चुनार के किले पर किसका कब्जा था? अफगानों का कब्जा था। उसको भी उस कब्जे से मुक्त करा के मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखो 1564 ईस्वी में इसने क्या किया? गोंडवाना विजय, गोंडवाना चौरागढ़ कहते हैं, गोंडवाना एवं चौरागढ़ के निकट, गोंडवाना चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती को पराजित करके, कौन थी? रानी दुर्गावती को पराजित किया और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, या तो वैवाहिक संबंध से और या तो अधीनता स्वीकार करके उसको भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, रानी दुर्गावती के साम्राज्य को, गोंडवाना को।
फिर 1562 का साल आता है। 1562 में आमेर विजय, आमेर जहां के राजा देखो क्या करते हैं। 1562 में आमेर विजय, शासक कौन थे? भारमल। शासक कौन थे? भारमल पहले ऐसे राजा, राजपूत राजा थे जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अकबर की। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिए और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उनका विवाह अकबर के साथ कर देते हैं। कौन? भारमल। शासक कौन थे? भारमल। अधीनता अकबर की स्वीकार करते 1562 में। आमेर के राजा थे, राजपूत राजा थे, लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई की शादी किससे कर दी? अकबर से। अकबर ने इनके पुत्र कौन थे? भारमल के पुत्र भगवान दास, जो नवरत्न में गिना जाता है, और उनके पौत्र मान सिंह को उच्च पद दिया। पुत्र को और पौत्र को, दोनों को। भगवान दास पुत्र थे। देखो राजा कौन थे? भारमल। इनके जो पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च पद अकबर ने दिया। तो साथियों ये थी अकबर। ये पहले राजपूत राजा थे आमेर के, जो 1562 ईस्वी में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। भगवान दास। जानेंगे कि मेवाड़ का क्या अभियान था अकबर का, तो अकबर के बारे में जानेंगे साथियों। मेवाड़ विजय, मेवाड़ के शासक कौन थे? राजा उदय सिंह। उदय सिंह ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया, चित्तौड़ के किले पर अकबर ने आक्रमण किया, तो उदय सिंह जंगलों में भाग गए। जब मेवाड़ का जो स्थान है वहाँ पर चित्तौड़ पर जब राणा उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण किया, तो राजा उदय सिंह जंगलों में भाग गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, जंगलों में ही। तो उसके बाद जो महाराणा प्रताप थे, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, कि 18 जून 1576 को कि आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा उस पार। तो राजपूत राजा थे, कभी अधीनता नहीं स्वीकार की अकबर की, और राजपूत शौर्य और वीरता का प्रतीक थे हमारे महाराणा प्रताप जी। 18 जून 1576 में अकबर की सेना के सामने थोड़ी सेना लेकर के डट के अकबर का सामना किए। कौन? महाराणा प्रताप। तो अब यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है, तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो साथियों अब क्या हुआ? रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी जो रणथंभौर है, कलिंजर है, मारवाड़ क्षेत्र है, जैसलमेर, बीकानेर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अकबर ने। अब अकबर का अगला अभियान हुआ 1572 में गुजरात विजय। जब गुजरात को जीता 1572 में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया, जो आगरा में स्थित है। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और पहली बार अकबर ने वहां समुद्र देखा। अब देखो, बंगाल, बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो बंगाल का क्षेत्र था और बिहार का क्षेत्र था, उसको भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अकबर ने। और उसके बाद इसमें क्या किया? काबुल, कश्मीर, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान और कंधार, काबुल, कंधार, कश्मीर और सिंध प्रांत, बलूचिस्तान को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अकबर ने। अब देखेंगे, पहला मुगल शासक अकबर, जिसने दक्षिण भारत के अभियान शुरू किए। कौन से भारत के? दक्षिण भारत के अभियान शुरू किए। इसमें 1591 में अकबर ने खान देश पर आक्रमण किया। अकबर ने कहाँ आक्रमण किया? 1591 में खान देश पर आक्रमण किया। किसने? अकबर ने। यहाँ के शासक अली खान ने अधीनता स्वीकार कर ली और 1599 ईस्वी में दौलताबाद को भी जीत लिया। जो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ले गए थे, तो दौलताबाद को भी जीत लिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
अब देखो यहाँ क्या करते हैं कि सारे चीज़ें जीतते जाते हैं। 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया। यहाँ की शासिका कौन थी? चांद बीबी, जो कि निजाम शाह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी चांद बीबी? निजाम शाह की पुत्री थी। और उसके बाद 1601 ईस्वी में क्या किया अकबर ने? असीरगढ़ का अंतिम अभियान, दक्षिण भारत का जो अंतिम अभियान था असीरगढ़ का अभियान था, जो इन्होंने 1601 ईस्वी में किया अंतिम अभियान। उसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर का जो मकबरा है, अब अकबर का सिकंदरा आगरा में बनाया गया, वहीं इसको दफनाया गया था। कहाँ पे? आगरा में। जो अगला शासक बना अकबर के बाद वो सलीम बना जहांगीर। सलीम, जिसका नाम जहांगीर, क्योंकि जहांगीर इसको उपाधि दी गई थी और इसका नाम क्या था? सलीम। बचपन का नाम क्या था? सलीम। तो साथियों देखेंगे आगे कि 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556। 1556 से 60 तक बैरम खां अकबर का संरक्षक था और 1560 में बैरम खां को उसके पद से अपदस्थ कर देता अकबर ही। ठीक। अब देखो साथियों, इसके बाद 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर क्या था साथियों? गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता है। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर कौन था? जजिया कर। अब साथियों उसके बाद हम देखेंगे 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। आगरा में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में और 1572 में गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया। तो साथियों 1575 में इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाना क्या है? जहां पर इसके धर्म गुरु बैठते थे और सभी धर्म, फिर क्या हुआ कि डिबेट आपस में करते थे, उससे कुछ सीखता था अकबर। ठीक। तो अब साथियों क्या हुआ, 1578 ईस्वी में इसने क्या किया? इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी। भाई सभी धर्मों के गुरु आएंगे, अपना अपना धर्म बताएंगे, डिबेट करेंगे, तो उससे कुछ ज्ञान मिलेगा। और उसके बाद 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा कर दी। अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। फिर उसके बाद साथियों देखेंगे 1580 में दैशाल बंदोबस्त किया। 1580 ईस्वी में क्या किया? दैशाल बंदोबस्त किया अकबर ने। उसके बाद 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की किसने? अकबर ने। और 1583 ईस्वी में नया कैलेंडर, 1583 ईस्वी में नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत किसने की? अकबर ने। और साथियों आगे देखेंगे 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का अकबर का अंतिम अभियान। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का अंतिम अभियान और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती। तो साथियों अकबर को हम जैसे यूट्यूब के माध्यम से क्लासें पढ़ लेंगे, उसके बाद किताबों से अध्ययन करेंगे, तभी तैयार हो सकेगा। एक एक सारी चीज़ें एक ही यूट्यूब की क्लासों पर नहीं संभव है। आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा, अपने आप से भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने संघर्ष को जारी रखो और मेहनत लगातार करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने मेहनत के पसीने से इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंड लगे। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं। किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते हैं ना कि जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों कुछ अकबर के बारे में तथ्य देख लेते हैं हम। तो देखिए अकबर का जो प्रथम विवाह हुआ था हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ हुआ था। हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ अकबर का विवाह हुआ। अकबर का विवाह
प्रथम जो विवाह हुआ रुकैया बेगम, हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ हुआ। अकबर दीन इलाही धर्म का प्रथम प्रधान पुरोहित था। दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाला अकबर। इस धर्म को स्वीकार करने वाला अगर पहला हिंदू शासक पूछा जाए तो बीरबल थे। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल थे। तो साथियों देखेंगे इसमें अकबर के शासन काल में प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन। तानसेन और बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ये सब अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक थे। अकबर के शासन जो प्रणाली थी मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के दरबार की जो शासन प्रणाली थी वो कौन थी? मनसबदारी प्रथा। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद शेख सलीम चिश्ती थे। अब्दुल समद शेख सलीम चिश्ती थे इनके दरबार के प्रमुख चित्रकार। फैजी अकबर के दरबार का राजकवि था। राजकवि पर कौन आसीन था? फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के रूप में आसीन था। उसके बाद देखिएगा जो बीरबल हैं, बीरबल यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाने गए थे, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाए कि यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान किसकी हत्या हो गई थी? तो बीरबल की हत्या कर दी गई थी। अब देखिए साथियों, अकबर जो है इसने गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में। किसने करवाया? अकबर ने। तो देखिए साथियों, अकबर अक्सर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। और उसके बाद अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल ने किसकी रचना की? अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की। किसने की? अबुल फजल ने। साथियों, अकबर के दरबार में नवरत्नों को देख लेते हैं, पूछा जाते हैं। बीरबल, अबुल फजल और तानसेन, फैजी, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, उसके बाद मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। अकबर द्वारा निर्माण कार्य देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य निर्माण कराएं। जैसे आगरा का किला कहाँ पर स्थित है? आगरा में। लाहौर का किला लाहौर में बनवाए। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में बना। लेकिन हुमायूं का जो मकबरा बना वो कहाँ बना? दिल्ली में। और उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण आगरा के फतेहपुर सीकरी में करवाया। जोधाबाई महल कहाँ बनवाया? आगरा में। पंचमहल आगरा के फतेहपुर सीकरी में बना। उसके बाद फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो आगरा में। इतने ये कार्य थे अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती और फिर उसके बाद